सो नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान सिंह, ध्येय आईएएस का एक सदस्य। यूपीपीसीएस विशेष अर्थव्यवस्था संबंधी कुछ परिचर्चा लेकर फिर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पहली क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया कि किस तरीके से हम इस पूरे विषय को कवर करने वाले हैं, और उस चर्चा के बाद मैंने पहला टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करना शुरू किया था, उत्तर प्रदेश का कृषि क्षेत्र। और उस डिस्कशन में मैंने आप लोगों को कुछ यूपी के कृषि क्षेत्र के महत्व के बारे में जानकारियां दी थी और कुछ प्रारंभिक परीक्षा उपयोगी तथ्यों को भी आपके सामने रखा था। आज की क्लास में भी उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए आज की क्लास में हम ये जानने की कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश में कृषि का बुआई या कृषि की प्रक्रिया में बुआई पद्धति अलग अलग क्षेत्रों में कैसी है। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में कुल 9 विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों को पहचाना गया है, और इसलिए राज्य के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन की स्थिति हम पाते हैं। लेकिन कुछ विशेष क्षेत्र विशेष प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए तो उसी क्रम में मैं कुछ उदाहरण के रूप में तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का भारत में प्रथम स्थान है, और कुछ विशेष फसलों के उत्पादन में भी राज्य की अग्रणी भूमिका रही है। इसमें एक विशेष फसल गन्ना के बारे में हम चर्चा करते हैं। गन्ना उत्पादन में भी राज्य का अग्रणी स्थान है। बेसिकली उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन के लिए 2 अलग अलग क्षेत्र विख्यात हैं। एक है तराई क्षेत्र और दूसरा है गंगा यमुना दोआब। इन 2 क्षेत्रों को आप याद में रखिएगा। तराई क्षेत्र के रूप में पीलीभीत, बरेली, सहारनपुर, ये सारे जो जिले हैं वहां पर प्रमुख रूप से गन्ने का उत्पादन होता रहा है। और दोआब क्षेत्रों में मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, ये सारे जिले आते हैं। इसमें एक प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहूंगा कि मेरठ में जो गन्ने का उत्पादन होता है वो सर्वाधिक उच्च गुणवत्ता का गन्ना माना जाता है, और इसीलिए कई दफा ये प्रश्न पूछा भी गया है कि किस जिले में गन्ने का उत्पादन जो है वो उच्च कोटि या गुणवत्ता का होता है, तो उसका उत्तर है मेरठ। ठीक है। इसके बाद दूसरी एक ऐसे ही फसल के उत्पादन की मैं अगर जानकारी दूं तो वो है कपास।
हालांकि पूरे राज्य के स्तर पे देखिए तो कपास के उत्पादन में कोई अग्रणी भूमिका तो नहीं है राज्य की, लेकिन गंगा यमुना के दोआब और बुंदेलखंड क्षेत्रों में पर्टिकुलरली कपास की बुआई की जाती है। तो ये इस क्षेत्र में जितने भी जिले हैं, कौन कौन से, गंगा यमुना दोआब बेसिकली और बुंदेलखंड, उनमें आने वाले जो जिले हैं जैसे कि बुलंदशहर, अलीगढ़, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, इन जिलों में गन्ने का उत्पादन, कपास का उत्पादन जो है वो किया जाता है। और बेसिकली जून जुलाई के महीने में इन क्षेत्रों में कपास के उत्पादन की पद्धति हम पाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, गंगा यमुना दोआब और बुंदेलखंड, इन दो क्षेत्रों में कपास उत्पादन की पद्धति जो है वो पाई जाती है। इसी तरीके से मूंगफली उत्पादन में जो प्रमुख उत्पादक जिले हैं वो हैं सीतापुर, हरदोई, एटा, मुरादाबाद और बदायूं। इन जिलों में मूंगफली के उत्पादन का सिलसिला हम पाएंगे और सामान्यतया जो उत्पादन किया जाता है मूंगफली का वो भी जून जुलाई के महीने में आप पाएंगे। तो ये 2 से 3 ऐसी फसलों के उत्पादन के बारे में हमने जानकारी ली जो कि राज्य स्तर पे तो बहुत प्रमुख फसलें नहीं हैं, लेकिन इन कुछ विशेष जिलों में इन फसलों के उत्पादन की पद्धति जो है वो पाई जाती है। इसी तरीके से पान उत्पादन में महोबा जिले का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि महोबा में पान का प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं पान प्रशिक्षण केंद्र, तो ये स्थित है महोबा में। ठीक है। इसके अलावा अगर आप पान की प्रमुख प्रजातियां जानने की कोशिश करें कि राज्य में कौन कौन से पान की प्रमुख प्रजातियां उत्पादित की जाती हैं, तो उसमें महोबा प्रजाति, महोबा, देशावरी, देशावरी प्रजाति, ये देशवरी नहीं है, देशावरी है, कलकतिया, कलकतिया, कपरी बंगला, ये कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं पान की जो राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादित होती हुई पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ जानकारियां थी पान उत्पादन के संदर्भ में। इसके बाद अगर हम पान उत्पादन के अलावा कुछ अन्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की बात करें
तो उसमें आप पान के अलावा एग्जाम्पल के तौर पे आप कपास की बात हम कर चुके हैं, जूट की भी बात इसमें की जाती है। बेसिकली राज्य में जूट उत्पादन के राज्य में जूट उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं वो सरयू और घाघरा के क्षेत्र माने जाते हैं। सरयू और घाघरा के क्षेत्र, सरयू और घाघरा के क्षेत्र, यहाँ पर जूट उत्पादन जो है इसका सिलसिला जो है आप पाएंगे। और जिलों की अगर आप बात करें तो मुख्य रूप से गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया और महाराजगंज, इन जिलों की नाम आपको याद रखना चाहिए जहां तक जूट उत्पादन की बात आती है राज्य में। अब इसके अलावा मैं कुछ और ऐसे ही संबंधित तथ्यात्मक जानकारी आपके सामने रखता हूं। कुछ फलों के उत्पादन में जो राज्य के जिले प्रसिद्ध हैं उनकी जानकारी मैं आपको दूं। जैसे कि आम के उत्पादन में 3 जिलों का नाम आपको याद रखना है, लखनऊ, सहारनपुर और बुलंदशहर। लखनऊ, सहारनपुर और बुलंदशहर, ये 3 जिले जो हैं ये आम उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। लखनऊ में भी मलिहाबाद और दशहरी, दशहरी जो आम की प्रजाति आप देखते हैं, दशहरी बेसिकली एक स्थान है लखनऊ के पास और उसी स्थान के नाम पर दशहरी आम की प्रजाति का नाम पड़ा। ठीक है। इसके बाद आंवला उत्पादन में आप प्रमुख रूप से 2 जिलों का नाम याद रखेंगे। आंवला उत्पादन और कौन कौन से जिले हैं, तो प्रतापगढ़ और इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज भी कहा जा रहा है। तो ये आंवला उत्पादन के बारे में जानकारी थी। अफीम उत्पादन, अफीम उत्पादन में आप बाराबंकी का नाम याद रखेंगे। अफीम उत्पादन में बाराबंकी, और आप सभी को शायद जानकारी भी होगी कि पूरे भारत की एकमात्र अफीम फैक्ट्री, उत्पादन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अफीम फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, वो राज्य के गाजीपुर जिले में स्थित है। ठीक है, गाजीपुर जिले में। इत्र उत्पादन में कन्नौज का स्थान जो है वो जाना माना है। और एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया, आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आम के प्रशिक्षण के लिए एक स्थापित किया गया जो संस्थान है, आम प्रशिक्षण संस्थान,
वो राज्य के लखनऊ जिले में है। आम प्रशिक्षण संस्थान। तो ये आपके लिए दोस्तों कुछ जानकारियां थी। मैंने कुछ विशेष फसलों और कुछ विशेष फलों के उत्पादन में राज्य के जिन जिन क्षेत्रों का प्रमुख स्थान है उसकी जानकारी आपके साथ मैंने साझा की। इसके बाद राज्य के कृषि क्षेत्र से संबंधित चर्चा में दो छोटी छोटी जानकारियां और हम रख सकते हैं। कृषि संबंधित गतिविधियों में पशुपालन और दुग्ध विकास, डेयरी और लाइव स्टॉक फार्मिंग, इनकी भी चर्चा राज्य के संदर्भ में किया जा सकता है। मैं कुछ फैक्चुअल या तथ्यात्मक जानकारियां भी आपके सामने इस विषय से संबंधित रखना चाहूंगा। राज्य में पशुपालन को बेहतर बनाने हेतु राज्य पशुपालन विभाग का गठन राज्य पशुपालन विभाग का गठन जो है वो वर्ष 1944 में किया गया। और उसके अलावा अलग अलग समय पे विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम भी पशुपालन से जुड़े हुए कार्यान्वित किए गए हैं। अगर पशुपालन से संबंधित आंकड़ों की बात करें तो आप सभी को पता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश जो है उसमें कुल पशुओं की संख्या पूरे भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। और इसीलिए कहते हैं कि कुल पशुओं की संख्या में भारत का जो अग्रणी राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। केवल पशुओं की संख्या में ही नहीं बल्कि कैटल्स या गोवंशीय पशु जिसे हम कहते हैं, कैटल्स या गोवंशीय पशुओं की संख्या में भी राज्य का प्रथम स्थान है। और इसके साथ साथ दुग्ध उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में राज्य का स्थान जो है वो प्रथम है। अगर प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता की बात की जाए, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता, तो इसमें राज्य की जो प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है वो लगभग 335 ग्राम प्रतिदिन की है। और इसमें राज्य का स्थान जो है वो प्रथम नहीं है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी पंजाब राज्य की पाई गई है। उसके बाद से दूसरा स्थान हरियाणा का है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो प्रथम नहीं है प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम कुछ प्रमुख संस्थानों की बात करें तो उसमें पशु चिकित्सा पॉलिक्लिनिक राज्य के गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ और सैफई शहरों में इस समय कार्यरत हैं। और ये जो पशु चिकित्सा
पॉलीक्लिनिक हैं, इसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा एक विशिष्ट चिकित्सा की सुविधा जो है वो प्रदान करने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा जो राष्ट्रीय कृषि आयोग, नेशनल एग्रीकल्चरल कमीशन, जिसका गठन वर्ष 2006 में हुआ था, उसकी संस्तुति के आधार पर राज्य में प्रत्येक 5000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय और 2500 पशुओं पर एक पशु सेवा केंद्र की स्थापना की जा रही है। हालांकि अभी भी 100% तरीके से ये स्थापना नहीं हो पाई, फिर भी इस विषय पर राज्य सरकार जो है वो प्रयासरत है। इसके अलावा अगर दोस्तों मैं दुग्ध उत्पादन से संबंधित कुछ प्रयासों की बात करूं, तो 1917 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना की गई। ये सब फैक्चुअल डेटाज हैं, ये आपको याद रहने चाहिए। कटरा सहकारी दुग्ध उत्पादन समिति प्रयागराज, जिसकी स्थापना सर्वप्रथम वर्ष 1917 में की गई। कटरा इलाहाबाद या प्रयागराज का ही एक स्थानीय क्षेत्र है और वही के नाम पर ये स्थान जो ये सहकारी समिति जो है इसकी स्थापना की गई। इसके बाद वर्ष 1938 में पूरे देश का प्रथम दुग्ध संघ या मिल्क फेडरेशन लखनऊ में स्थापित किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, देश का प्रथम मिल्क फेडरेशन या दुग्ध संघ 1938 के वर्ष में लखनऊ में स्थापित किया गया और प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को गति प्रदान करने के लिए वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई। वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसकी स्थापना की गई और इसी दुग्ध उत्पादन के विषय पर 1976 में उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम को पारित किया गया। उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो 1976 में, और इस अधिनियम के तहत ही एक पृथक दुग्धशाला विकास विभाग को स्थापित किया गया। दुग्धशाला विकास विभाग को स्थापित किया गया। तो पशुपालन और डेयरी से संबंधित ये कुछ ऐसे प्रयास थे, महत्वपूर्ण प्रयास,
जिनकी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और आइए अब बहुत ही कम समयों में राज्य में सिंचाई व्यवस्था के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लें। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे व्यापक स्तर पर सिंचाई प्रणाली का परिचालन आप पाएंगे। अगर कुल सिंचित क्षेत्रों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में सिंचित क्षेत्र जो हैं वो पाए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के 3 माध्यम आप पाएंगे। नलकूप के द्वारा सिंचाई, नहर सिंचाई और कुओं के द्वारा सिंचाई की प्रणाली। आप ध्यान में रखिएगा, राज्य में 3 सिंचाई के जो प्रमुख माध्यम हैं। जस्ट अ मिनट। तीन सिंचाई के माध्यम, तो उसमें नलकूप, नहर और कुआं, जिसको आप इंग्लिश में ट्यूबवेल भी कहते होंगे, कैनाल, इरिगेशन, और कुएं के द्वारा सिंचाई की प्रणाली। इसमें सबसे बड़ा स्थान या सबसे ज्यादा स्तर पर सिंचाई की व्यवस्था नलकूप और ट्यूबवेल के आधार पर पाई गई है। तो इन तीनों में हिस्सेदारी की बात की जाए तो आपको याद रखना चाहिए, सबसे ज्यादा सिंचाई राज्य में जो की जाती है वो नलकूपों के द्वारा की जाती है और सबसे कम कुएं को द्वारा, स्पेशली राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्रों में बहुत सीमित स्तर पर कुओं के द्वारा सिंचाई की प्रणाली आप पाएंगे। अगर सिंचाई से संबंधित संस्थानों की मैं बात करूं तो सबसे पहला सिंचाई से संबंधित जो संस्थान या कार्यालय है वो 1823 में स्थापित किया गया, सहारनपुर जिले में। सर्वप्रथम कृषि के सिंचाई संबंधी कार्यालय 1823 में सहारनपुर जिले में स्थापित किया गया और फिर धीरे धीरे अलग अलग जिलों में भी ऐसे संबंधित कार्यालयों का गठन किया गया। और आज के परिदृश्य में आप ये भी पाएंगे कि राज्य के प्रशासनिक प्रणाली में एक विशेष
सिंचाई कार्यालय या सिंचाई विभाग का भी अस्तित्व है। तो ये आपके लिए कुछ सिंचाई व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो मैंने देने की कोशिश की। अच्छा, नहरों की जब बात की जाए तो विशेषतः राज्य के पश्चिमी हिस्से में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हम कह सकते हैं, प्रमुख तौर पे नहरों से सिंचाई की प्रणाली आप पाएंगे। और कुछ प्रमुख नहरों का नाम भी आपको याद होना चाहिए जो कि प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछी गई हैं। तो मैं कुछ प्रमुख नहरों के बारे में यहाँ पे जानकारी दे रहा हूं। पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर, इसका उद्गम स्रोत जो है वो सहारनपुर में है, सहारनपुर। और इस नहर की लंबाई जो है वो लगभग 1550 किलोमीटर की है। और ब्रिटिश शासन काल में ही इस नहर की शुरुआत की गई और वास्तविक रूप में इसकी शुरुआत मानी जाती है, मैं कह सकता हूं, अंग्रेजी शासन काल में नहीं, सॉरी, मुगल शासन काल में 1631 में शाहजहां के द्वारा इस नहर को शुरू किया गया। अंग्रेजों ने इस नहर का विस्तार किया, व्यापक विस्तार। तो ये पूर्वी यमुना नहर के बारे में जानकारी थी। इसी तरीके से ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, जिसका उद्गम या ओरिजिन हरिद्वार में है, हालांकि अब ये उत्तराखंड में आता है, हरिद्वार। और इसकी लंबाई लगभग 6500 किलोमीटर की है, 6500 किलोमीटर। और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई के जो कुछ जिले हैं उनमें सिंचाई के व्यवस्था में इस उत्तरी गंगा नहर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से निचली गंगा नहर भी है राज्य में, निचली गंगा नहर। जस्ट अ मिनट। निचली गंगा नहर मैंने जानबूझ के हाइलाइटर लिया है कि ताकि समझ में आए। और निचली गंगा नहर का जो उद्गम स्थान है वो है नरोरा, बुलंदशहर। ध्यान में रखिएगा, ऊपरी गंगा हरिद्वार, निचली गंगा नहर नरोरा। और इसकी लंबाई जो है 8800 किलोमीटर की है, 8800 किलोमीटर की। लेकिन सबसे लंबी नहर जो राज्य की मानी जाती है वो है शारदा नहर। ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है। शारदा नहर राज्य की सबसे लंबी नहर है जिसकी लंबाई लगभग 12,500 किलोमीटर की है। और तराई के जितने भी जिले हैं, पीलीभीत,
बरेली, लखीमपुर, शाहजहांपुर, उनसे होते हुए इलाहाबाद तक के क्षेत्र तक इस शारदा नहर का विस्तार आप पाएंगे। लखनऊ वगैरह सारे शहर जो हैं इसमें शामिल हैं। और इसका जो उद्गम स्थान है शारदा नहर का, वो बनवासा है, जो कि उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा। तो दोस्तों, ये कुल 4 प्रमुख नहरें हैं जो कि राज्य के सिंचाई व्यवस्था को बहुत ही मजबूती प्रदान करती हैं। और इन चारों में सबसे प्रमुख नहर जो है वो है शारदा नहर, जिसकी लंबाई जैसा मैंने बताया कि लगभग 12,500 किलोमीटर की है। और ये नहर तराई क्षेत्र से लेकर अवध क्षेत्र और फिर प्रयागराज के क्षेत्रों तक सिंचाई का एक प्रमुख माध्यम मानी जाती है। तो ये 4 नहरों के बारे में कम से कम आपको जानकारी रखनी चाहिए। और इसके साथ दोस्तों, राज्य के कृषि क्षेत्र से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्यों को मैंने आपके सामने साझा किया। इसके बाद जो दूसरा विषय अब हम शुरू करेंगे वो होगा राज्य का उद्योग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। तो आइए शुरू करते हैं इस विषय को। राज्य का औद्योगिक क्षेत्र। राज्य का औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ स्टेट। दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम पर मैं दोनों क्षेत्रकों की चर्चा करूंगा सामूहिक रूप से। कौन कौन से? तो राज्य का विनिर्माण क्षेत्र, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और दूसरा राज्य का तृतीय क्षेत्र या टर्शरी सेक्टर। आप दोनों आप सभी लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि राज्य की कुल जीडीपी में इन दोनों क्षेत्रकों का योगदान अगर आप देखने की कोशिश करें तो लगभग 49% का योगदान राज्य की जीडीपी में आप टर्शरी सेक्टर का पाएंगे और लगभग 26% का योगदान राज्य की जीडीपी में आप विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब हुआ दोस्तों, इसमें 3 तरीके की गतिविधियां शामिल होती हैं। वस्तुओं का उत्पादन,
एक मिनट मुझे समय दीजिए, एक मिनट। तो दोस्तों, मैं आपके सामने ये पक्ष रख रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण क्षेत्र का तात्पर्य हुआ वस्तुओं का उत्पादन प्लस निर्माण कार्य गतिविधियां या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या विद्युत उत्पादन। तो माध्यमिक क्षेत्र में या मैन्युफैक्चरिंग जिसको भी हम कहते हैं, इसमें 3 प्रकार की गतिविधियां जो हैं वो शामिल होती हैं: वस्तुओं का उत्पादन, निर्माण कार्य गतिविधियां और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो राज्य की आर्थिक समृद्धि में आंकड़े ये बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर, इन दोनों का, जिसको सामूहिक रूप से मैं औद्योगिक क्षेत्र कह रहा हूं, इनका राज्य की आर्थिक समृद्धि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आप देख पा रहे हैं 75%, 3/4 राज्य के जीडीपी का जो हिस्सा है वो औद्योगिक क्षेत्र से ही, जिसमें तृतीयक और माध्यमिक दोनों क्षेत्र की गतिविधियां शामिल हैं, उनका योगदान राज्य की कुल जीडीपी में 75% का है। अब इसी क्षेत्र के बारे में मैं कुछ प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जानकारियां आपके समक्ष साझा करने जा रहा हूं। और दोस्तों, जो पहला टॉपिक इसमें मैं शुरू करूंगा वो है राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह कथन रख सकता हूं कि राज्य के कृषि क्षेत्र के पश्चात जो दूसरा राज्य की अर्थव्यवस्था का एक निर्णायक क्षेत्र है वो है राज्य में कार्यरत विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। इंग्लिश में इन्हें कह सकता हूं, आप सभी जानते होंगे, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस।
इसी को शॉर्ट फॉर्म में राज्य का या उत्तर प्रदेश का एमएसएमई क्षेत्र भी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, डायरेक्टली राज्य के एमएसएमई क्षेत्र पर आने से पहले आइए थोड़ा सा मैं ये भी जानकारी आपको दे दूं कि केवल यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई उद्योगों को कैसे परिभाषित किया जाता है, किस क्राइटेरिया के आधार पर हम ये तय करेंगे कि कौन सा उद्यम सूक्ष्म कहलाएगा, लघु कहलाएगा या मध्यम कहलाएगा। तो इसके लिए दोस्तों वर्ष 2006 में संसद के पटल पर एमएसएमई अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के अनुसार, अगर मैं थोड़ा सा चीजों को इरेज कर दूं, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम या एक्ट के अनुसार के अंतर्गत लिख सकता हूं, निवेश, और वो भी किस पर निवेश, तो यहां पर एक शब्द जोड़ लीजिए, स्थिर पूंजी या फिक्स्ड कैपिटल पर निवेश के आधार पर, आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वर्गीकृत किया गया। और ये वर्गीकरण जो 2006 में किया गया था वो आज भी लागू है। कैसे किया गया, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, विनिर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उद्यमों के लिए अलग वर्गीकरण तय किया गया और तृतीय क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक पृथक वर्गीकरण जो है वो तय किया गया। वो वर्गीकरण क्या है वो आपको याद रखना चाहिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। देखिए, विनिर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए किसी भी एक उद्यम को या किसी भी एक इंटरप्राइज को या एक सेटअप को सूक्ष्म कब कहा जाएगा, जब उस उद्यम में स्थिर पूंजी या फिक्स्ड कैपिटल पर, मशीनों पर, उपकरणों पर, जिनको स्थिर पूंजी कहा जाता है, उन पर अगर 25 लाख से कम का निवेश किया गया हो तो उसे सूक्ष्म कैटेगरी का उद्यम माना जाएगा।
अगर निवेश की सीमा 25 लाख से 5 करोड़ के बीच की होगी तो उस उद्यम को लघु माना जाएगा, स्मॉल। और 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का निवेश होगा तो उसे फिर मध्यम या मीडियम माना जाएगा। इसी तरीके से सर्विस या सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए उद्यमों के लिए क्या वर्गीकरण तय किया गया कि अगर, अब देखो, सर्विस सेक्टर से जो जुड़ा हुआ उद्यम होगा, जैसे कि ध्येय आईएएस, जहां पर एक सेवा का उत्पादन हो रहा है, तो सेवा के उत्पादन में मशीनरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि किसकी पड़ेगी? उपकरण की। जैसे कि मैं यहां पर क्लास ले रहा हूं, एक सर्विस का प्रोडक्शन कर रहा हूं और विभिन्न उपकरणों के जरिए हमारी ये जो सर्विस है, ये आप जो कि उपभोक्ता हैं एक तरीके से, आप तक पहुंच रही है। तो सेवा के उत्पादन में और इससे जुड़े हुए जितने भी उद्यम होंगे उनमें मशीनरी पर निवेश नहीं किया जाएगा, बल्कि उपकरणों पर किया जाएगा। तो अगर उपकरणों पर किया गया निवेश 10 लाख से कम का होगा तो वो माइक्रो की श्रेणी में जाना जाएगा। 10 लाख से 2 करोड़ तक का निवेश होगा तो वो स्मॉल या लघु की श्रेणी में माना जाएगा। और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का निवेश होगा दोस्तों, तो उस उद्यम को मध्यम या मीडियम सेक्टर का एंटरप्राइज माना जाएगा। और ये परिभाषा पूरे भारत में लागू है, ना केवल उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की पहचान करने के लिए इन्हीं परिभाषाओं का आप प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें एक करंट अफेयर भी आपको बता देता हूं। ये वर्गीकरण जो वर्ष 2006 में बनाया गया, इसको चेंज या परिवर्तित करने का भी सुझाव दिया जा चुका है और एक नया पैरामीटर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को परिभाषित करने के लिए सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है एक समिति के द्वारा। उस समिति का नाम है यूके सिन्हा समिति। ध्यान में रखिएगा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित ये एक बिल्कुल तात्कालिक या नई समिति है जिसका उद्देश्य था सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में सुधार लाने के लिए आवश्यक सुझाव सरकार को देना। तो यूके सिन्हा कमेटी ने ही उन्हीं सुझाव में एक सुझाव ये भी दिया है कि निवेश की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण या डिवीजन ना करते हुए एक उद्यम के कुल वार्षिक टर्नओवर के आधार पर
सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यमों का वर्गीकरण किया जाए। वर्गीकरण किया जाए। तो दोस्तों, ये कुछ इंट्रोडक्टरी रिमार्क था सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बारे में। अब हम राज्य के उद्यमों के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों, आंकड़े ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक संख्या में कार्यरत या परिचालित या ऑपरेशनलाइज्ड एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों का राज्य है। केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित मंत्रालय के द्वारा 2017 में जो सर्वे किया गया, उस सर्वे के अनुसार राज्य में 90 लाख से भी ज्यादा अलग अलग सूक्ष्म और लघु उद्यम कार्यरत हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2021-22 तक राज्य में लगभग 14 मिलियन, मतलब कि 1 करोड़ 4 लाख के आसपास एमएसएमई उद्यम जो है वो हो जाएंगे। और सर्वे में ये भी बात सामने निकल के आई कि 2015 की तुलना में 2017 आते आते 100% की वृद्धि केवल 2 सालों में हुई है राज्य के एमएसएमई उद्यमों की संख्या में। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक और आंकड़ा भी आपको ये याद रखना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर्वाधिक संख्या में परिचालित एमएसएमई उद्यम अनौपचारिक या इनफॉर्मल पाए गए हैं। राज्य की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की। सर्वाधिक संख्या में तो हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनमें से इनफॉर्मल तरीके से ही काम कर रहे हैं। मतलब कि उनके पास ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना ही सरकार के किसी रूल्स रेगुलेशंस को वो फॉलो कर रहे हैं, ना ही उनमें काम करने वाले श्रमिकों को कोई सामाजिक सुरक्षा का लाभ या बेनिफिट मिल रहा है। तो इस तरीके की कार्य पद्धति को अनौपचारिक कार्य पद्धति हम कहते हैं। सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड या पंजीकृत
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की संख्या वाला राज्य तमिलनाडु है, ध्यान में रखिएगा। हालांकि हमें उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करनी है, इसलिए फिर मैं आप लोगों को राज्य के संदर्भ में ही लाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में राज्य के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के क्षेत्र के महत्व की बात की जाए तो इसका एक व्यापक महत्व जो है वो हम समझ सकते हैं। जैसे कि राज्य में कृषि क्षेत्र के पश्चात सर्वाधिक संख्या में रोजगार के अवसर राज्य के एमएसएमई क्षेत्र में सृजित हुए हैं। कुल औद्योगिक उत्पादन में राज्य के एमएसएमई क्षेत्र का शेयर या हिस्सेदारी, अगर मैं इसको भी लिख दूं, राज्य के कुल औद्योगिक उत्पादन में राज्य के एमएसएमई क्षेत्र की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा है। और औद्योगिक उत्पादन की जो मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब है राज्य के सेकेंडरी सेक्टर की पूरी गतिविधियां प्लस टर्शरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र की जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, इन सबको एक साथ कंबाइंड करके मैं औद्योगिक उत्पादन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जैसे शुरुआत में ही मैंने बताया था आपको। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा राज्य की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन जो है वो एमएसएमई क्षेत्र के आर्थिक गतिविधियों में हम पाते हैं। और ये मेरा व्यू नहीं है, ये वास्तविक आंकड़े इस बात की जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के एमएसएमई क्षेत्र के आर्थिक गतिविधियों की एक प्रमुख विशेषता अगर हम जानने की कोशिश करें तो वो ये है कि सर्वाधिक, इसको भी आप लिख सकते हैं, सर्वाधिक संख्या में एमएसएमई उद्यम सर्विसिंग तथा रिपेयरिंग से जुड़े हुए हैं।
सर्विसिंग तथा रिपेयरिंग से। और दूसरा जो प्रमुख स्थान जिस प्रकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का है राज्य में, वो है खाद्य प्रसंस्करण उद्यम तथा हस्त शिल्प, जिसको आप हैंडीक्राफ्ट भी कहते हैं, आधारित एमएसएमई उद्यमों की भी एक प्रमुख हिस्सेदारी राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश के एमएसएमई उद्यमों की अगर आप बात करें दोस्तों, तो उसमें आप किसका किसका स्थान पाएंगे? तो पहला सर्विसिंग और रिपेयरिंग से संबंधित उद्यमों की, फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की और हस्तशिल्प आधारित उद्यमों की। और आप देखते होंगे कि राज्य के विभिन्न जिले जो हैं वो अलग अलग प्रकार के लघु उद्यमों के लिए विख्यात हैं, विशेषतः हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए। जैसे कि कन्नौज की बात करो तो वहां का इत्र उद्योग, अयोध्या की बात करो तो वहां का गुड़ उद्योग, जैगरी, आप भदोही की बात करें तो कालीन उद्योग। तो विशेषतः राज्य में जितने भी एमएसएमई क्षेत्र के उद्यम कार्यरत हैं, वो एक ऐसे उद्यम हैं, वो एक ऐसे उद्यम हैं जो कि स्थानीय स्तर पर अपना एक प्रमुख स्थान रखते हैं। और उसी तरीके से राज्य के हर एक अलग अलग क्षेत्रों में आप इसी प्रकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का परिचालन होते हुए पाएंगे। और दोस्तों, आपके आने वाले प्रारंभिक परीक्षा के लिए, यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 1-2 वर्षों में राज्य की सरकार के द्वारा राज्य के एमएसएमई क्षेत्र पर एक विशेष बल दिया गया है। जैसे कि 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नामक परियोजना की शुरुआत की गई, जो आज भी लागू है। इसके जरिए राज्य के हर एक जिले को वहां के एक विशेष उत्पाद से जोड़ा गया है और उस उत्पाद से संबंधित जितने भी उद्यम या आर्थिक गतिविधियां उस जिले के आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनको प्रमोट करने के लिए
इस ओडीओपी योजना में आवश्यक प्रावधान भी बनाए गए हैं। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ओडीओपी योजना 2018 में शुरू की गई और अगर कोई ये पूछे, हो सकता है कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ये ओडीओपी का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप देंगे जापान। और जहां तक मेरी ये आशंका या एक इंट्यूशन कहता है कि कुछ विशेष जिलों से संबंधित किस उत्पाद को प्रमोट किया गया है, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे इस वर्ष के प्रीलिम्स में हो सकता है कि पूछे जाए। तो थोड़ा आप इस योजना को पढ़ लीजिएगा। मैं फिर से इस योजना का नाम लिख रहा हूं। एक जिला एक उत्पाद नीति, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी। ये उत्तर प्रदेश की योजना है जो कि एमएसएमई उद्यमों से जुड़ी हुई है विशेषतः। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जैसा बताऊं, तो जैसा मैंने बताया कि कन्नौज इत्र उद्योग, भदोही, कालीन उद्योग, अयोध्या, गुड़ उद्योग, जैगरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बलिया, बिंदी उद्योग, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से राज्य के अलग अलग जिलों में कुछ विशेष प्रकार के उद्योगों को चिन्हित करके, जो वहां के पारंपरिक उद्योग हैं, उन्हें प्रमोट या प्रेरित करने का प्रावधान इस योजना में शुरू किया गया है। इसके अलावा राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए राज्य में लंबे समय से ही कई सारे प्रयास जो हैं वो आप होते हुए पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले वर्ष 1958 में ही, 1958 में ही राज्य के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास कॉरपोरेशन की स्थापना उत्तर प्रदेश के कानपुर में की गई और राज्य में लघु उद्योगों के विकास के लिए कानपुर में ही उत्तर प्रदेश लघु उद्योग अनुसंधान केंद्र या रिसर्च सेंटर, इसको रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, वो 1958 में ही स्थापित किया गया। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि राज्य में
1958 मतलब शुरुआती दौर से ही लघु उद्योगों को विकसित करने का एक विशिष्ट प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया गया है और इसके अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण नीतियां, कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए शुरू किए गए हैं राज्य में। तो अगली कक्षा के शुरुआती 10 मिनट के समय काल में उन्हीं कुछ आवश्यक जानकारियों को आपके साथ साझा करते हुए, जो जानकारियां आपको प्रारंभिक परीक्षा में मदद देंगी, मैं कुछ अन्य औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित परिचर्चा की शुरुआत करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये जो कार्यक्रम है वो पसंद आता होगा। तो अगली कक्षा में हम उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित कुछ अन्य जानकारियों की चर्चा करेंगे। तो फिर हम मिलते हैं अगली कक्षा में संबंधित जानकारियों की चर्चा के लिए। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।